दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है जी, क्योंकि अब गांव में माइक से रोजगार की जानकारी दी जाएगी। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान सभी इच्छुक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जी सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि माइक से ग्रामीण इलाकों में रोजगार की जानकारी दी जाए, कोई भी मजदूर काम से वंचित नहीं रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले ये सुनिश्चित करना है। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव संपन्न होते ही कई जगहों पर हिंसा और झड़प के मामले सामने आए हैं। जी हां, इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान भी गई है। वहीं अब इन मामलों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। मायावती ने इसको लेकर शुक्रवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा, झड़प, आगजनी और अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है, ये अति दुख और अति चिंताजनक है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होकर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की यह मांग है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद बरेली, गोरखपुर, गोंडा के अलावा कई जिलों में हिंसा के मामले सामने आए हैं। चुनावी रंजिश के चलते बरेली में नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य की भाभी की पीट कर जान चली गई। वहीं गोरखपुर में बुधवार को उपद्रवियों ने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कड़ी टक्कर देने वाला ट्वीट किया है। इसे ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया था लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और इसके बजाय सिर्फ अपने विचारों की बात की। जी हां, यह ट्वीट गुरुवार रात में प्रकाशित हुआ, जहां हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने फोन किया, उन्होंने केवल अपनी मन की बात कही थी। बेहतर होता अगर वे कुछ उपयोगी चीजों के बारे में बात कही होती। राज्य संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद के अनुसार सहायता नहीं मिली है। दोस्तों बिहार के अररिया जिले में एक युवक की चाकू से जान ले ली गई है। जी हां, जान लेने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद युवक को पोखर में फेंक दिया। जी हां, यह घटना अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के पलासी पंचायत के चकरदहा गांव की है। घटना की खबर फैलते ही गांव में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार चकरदहा गांव के हीरालाल दास का इकलौता बेटा प्रकाश दास, जो 22 साल के हैं, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। जब परिजन प्रकाश की खोजबीन में जुटे हुए थे। शुक्रवार की सुबह जब गांव के कुछ बच्चे शौच के लिए पोखर के पास गए तो फिर पानी में शव को देखकर शोर मचाने लगे। यह शोर सुनते ही प्रकाश के परिजन वहां पहुंच गए और उसकी लाश को बाहर निकाला। सूचना पर नरपतगंज थाना अध्यक्ष एमए हैदर समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना काफी लोकप्रिय है। आजकल अगर आपको अपनी बेटी की शादी और फिर पढ़ाई के लिए टेंशन फ्री होना है तो फिर आप इस सरकारी योजना में खाता खुलवा सकते हैं। जी हां, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की सामान्य आयु सीमा बच्चे के जन्म की तारीख से 10 साल तक की होती है। जी हां, इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है। आपको बता दें कि अब आप इस खाते में ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। खाता खुलने की तारीख से 21 साल बाद या फिर बेटी के 18 साल होने पर शादी के समय सुकन्या समृद्धि खाता म्यूचुअल होता है। आप पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जी आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर इस समय सालाना ब्याज दर 7.6% है। जी आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से हर 3 महीने में इन ब्याज दरों को रिवाइज किया जाता है। इसमें कई स्मॉल सेविंग स्कीम शामिल है। इसके अलावा इस योजना में ग्राहकों को टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए करना होता है। इसके अलावा अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। इस खाते को खुलवाने से आपको बेटी की पढ़ाई और आगे होने वाले खर्च से काफी राहत मिल जाती है।
दोस्तों बिहार में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यह ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी कालाबाजारी भी तेज हो गई है। यह बढ़ती मांग को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण बिहार में 15 जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। यह एक प्लांट की न्यूनतम क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट होगी। यह NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्सव के अनुसार अगले 7 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट की आधारभूत संरचना तैयार हो जाएगी। यह एक प्लांट की न्यूनतम क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट होगी। वातावरण से सीधे ऑक्सीजन लेकर PSA टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा। यह NHAI के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत बिहार में 15 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से अस्पताल तक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा। यह पटना के मसूरी, रोहतास में डेहरी ऑन सोन, वैशाली में महुआ, नवादा में रजौली, पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज, सिवान में महाराजगंज, मधुबनी में जयनगर, समस्तीपुर में पटोरी, पूर्णिया में बनमखी, अररिया में फारबिसगंज, सहरसा में सिमरी, बख्तियारपुर, बेगूसराय में बलिया, भागलपुर के कहलगांव में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। यह भोजपुर में जगदीशपुर, बक्सर में डुमरांव में PM केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों महामारी के इस दौर में भी सरकारी आदेश का उल्लंघन करके खुद के साथ दूसरों की भी जान जोखिम डाल रहे लोगों की पुलिस ने अच्छा इलाज किया। जी हां, कटिहार में दुकानदार दुकान का शटर गिराकर अंदर कपड़ा और जूता बेच रहे दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों की पुलिस ने जमकर कुटाई कर दी, पिटाई कर दी। ऐसे 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बिहार सरकार के निर्देश के मुताबिक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। सुबह में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का निर्देश है, लेकिन कटिहार के बड़ा बाजार में अलग ही खेल चल रहा था। कई दुकानदारों ने आगे से शटर बंद कर दिया था, लेकिन अंदर में कारोबारी जारी था। पिछले दरवाजे से ग्राहकों को दुकान के अंदर घुसाया जा रहा था और उन्हें सामान बेचा जा रहा था। गुरुवार की शाम पुलिस को बड़ा बाजार में चल रहे इस खेल की जानकारी मिली। कई थानों की पुलिस टीम ने एक साथ बड़ा बाजार में छापेमारी की। इसमें लगभग 1.5 दर्जन दुकानों में कारोबारी चालू होने का मामला सामने आया। पुलिस ने दुकानों में घुसकर दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों की भी जमकर खातिरदारी की। हालांकि पुलिस को देखकर ही दुकानदार और खरीदार दोनों भागने लगे, लेकिन जो भी पकड़ में आया उनकी पुलिस ने जमकर धुनाई कर दी, खातिरदारी कर दी। कटिहार पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी दुकानें खोलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कपड़े और जूते चप्पल की दुकानों पर छापेमारी की थी। इसमें 14 लोग पकड़े गए हैं। सबों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों कोरोना की पहली लहर से तबाही के बाद दूसरी लहर ने भी पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की तीसरी लहर का आना भी तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार ने बुधवार को यह चेतावनी दी है। जी हां, और कहा है कि कोरोना की एक और लहर आना तय है। लेकिन इन सबके बीच हाल ही में जेल से छूटे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। चारा घोटाले मामले में जेल से रिहा होने के बाद लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर लालू प्रसाद यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने बिहार सरकार की गद्दारी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया है। लालू यादव ने जनता को अलर्ट करने के लिए एक ट्वीट किया और लिखा कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोरोना से भी बड़ी महामारी है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भाजपा नीतीश के इस राज का कोई नामकरण नहीं करना। बिहार में ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, बेड की तो छोड़ दीजिए, साधारण बुखार का दवा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब नहीं देगा। नीतीश कुमार में कुछ शर्म बची है या फिर उसे भी बेचकर खा गए और डकार गए। दोस्तों बिहार सहित पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी अब कोरोना का टीका दिया जाना है। सरकार ने 1 मई से इसे शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन यह राज्य के पास उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शुरू नहीं हो सका। वहीं वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण अभी भी इसकी तारीखों को लेकर संयम बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार दवा बनाने वाली कंपनी से संपर्क में है, लेकिन कोई तय तारीख सामने नहीं आ रही है। हालांकि एक संभावना के तौर पर 15 से 20 मई के बीच इसके शुरू होने के आसार बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सीरम इंस्टीट्यूट को 11 लाख और भारत बायोटेक को 4 लाख डोज के ऑर्डर दिए गए हैं।
दोस्तों देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां दूसरी लहर में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हजारों लोगों की रोजाना जाने जा रही है। जहां इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसकी हेडलाइन है नरेंद्र मोदी की लाई कोरोना वाली तबाही, भारत को घुटनों पर लेकर आई। जब भाजपा नेता ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि पीएमओ को वक्त और पैसा बर्बाद करने के बजाय ऐसी निंदा का जवाब देना चाहिए। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बीच रमजान का पावन महीना चल रहा है, जहां कुछ दिनों बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद का त्योहार मनाएंगे। लेकिन बिहार में 15 मई तक लगे लॉकडाउन को देखते हुए ईदन कमेटी गांधी मैदान ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, ईदन कमेटी ने इस साल भी सड़ई और देश के कानून का पालन करते हुए पटना गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं होने का ऐलान किया है, यानी कि इस बार भी गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं होगी। दोस्तों बिहार में बेकाबू होते जा रहे कोरोना के बीच इंसानियत भी खोती जा रही है। क्या डॉक्टर, क्या एम्बुलेंस ड्राइवर, सभी ने मजबूरों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। एम्बुलेंस ड्राइवर मनचाहे दाम लोगों से वसूल रहे हैं। लोगों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुंगेर मंच ने नई पहल की है। इस पहल के तहत कोरोना मरीजों को अब रियायती दरों में ऑटो एम्बुलेंस सेवा मिलेगी। एम्बुलेंस की तरह इस ऑटो में कोरोना मरीजों की सहूलियत का सभी सामान मौजूद है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है जो क्रिटिकल मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन दे सकेगी। यह सेवा खासकर समाज के निचले तबके को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। जब फिलहाल अभी एक ही ऑटो एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों में 5 से 6 ऑटो एम्बुलेंस मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इस ऑटो में ऑक्सीजन के साथ सैनिटाइजर, फर्स्ट एड किट और मास्क भी दिया जाएगा। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद वे पहली बार पार्टी के किसी कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लेंगे। यह राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है और कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 मई को दोपहर 2 बजे आरजेडी के विधायकों और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। जी आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। जी आज राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 102 रुपए के पार चला गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 102 रुपए से 14 पैसे पीछे हैं, जबकि महाराष्ट्र के परभणी में यह 99 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इस साल यह दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर निकल गया है। इससे पहले फरवरी के मध्य में पेट्रोल का दाम इस आंकड़े से ऊपर निकला था। शुक्रवार को बिहार में पेट्रोल 28 पैसे उछलकर 95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 31 पैसे की छलांग लगाकर 88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। यह पेट्रोल 90 पैसे महंगा हुआ, वही 4 दिनों में ही डीजल 100 रुपए या फिर कहें 1 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दोस्तों देश के प्रख्यात डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया है। यह दरभंगा के लहरियासराय स्थित बंगाली टोला आवास पर गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई है। यह उसकी सांसें थम गई है। यह पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा के निधन के बाद पूरे मिथिलांचल समेत चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। यह डॉक्टर मोहन मिश्रा न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्ति डॉक्टर थे। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन मिश्रा ख्याति प्राप्ति फिजिशियन थे। उन्होंने कई विषयों और बीमारियों पर शोध किया था, जिसकी वजह से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। विश्व में डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी पर प्रभावी और सर्वमान्य रिसर्च नहीं हो सका था, लेकिन दरभंगा के डॉक्टर मोहन मिश्रा ने ब्राह्मणी नामक पौधे से इस बीमारी के इलाज की सफलता पाई थी। उनके इस रिसर्च को ब्रिटिश जर्नल में जगह दी गई थी। उन्हें कालाजार पर शोध के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों पहले से ही किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड के लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक दिन सीमावर्ती क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में दिन काट रहे हैं। जी शाम ढलते ही पिपला, डोरिया, गुलाबबाड़ी, हाथी डुब्बा आदि गांव के लोग हाथियों के मात्र आहट से भयभीत होकर रात जग्गा करने पर विवश हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 3 महीने से नेपाल के जंगलों से आए करीब 2 दर्जन हाथियों के झुंड ने दर्जनों कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, जबकि पिछले 1 महीने
महीने में हाथियों ने अब तक दर्जनों किसानों के 100 बीघा से अधिक खेतों में लगे मक्का और गर्मा धान के फसल को ही रौंद कर बर्बाद कर दिया। जी हां, गुरुवार की सुबह पीपला गांव के समीप खेतों में 8 हाथियों को देखे जाने और फिर तेज गर्जन की आवाज सुनकर दिन के समय में ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर से बाहर खेतों में फसल काटने गए किसान जान बचाकर अपने अपने घरों की ओर भागने में सफल रहे। इस दौरान कुछ लोग हाथियों के उत्पात और हाथियों को एक झलक देखने के लिए घरों के छप्पर और बिजली के खंभों पर चढ़ने लगा। दोस्तों, आज के समय में तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसकी कुछ साल पहले तक लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज ये चीजें मौजूद है। कुछ समय पहले तक अगर आपसे कहा जाता कि ऐसे जूते मौजूद हैं जिन्हें पहनकर अंधे को भी दिखाई देने लगेगा तो शायद आप सामने वालों को पागल समझते, लेकिन आज के डेट में यानी कि आज के तारीख में ऐसे जूते मौजूद हैं। इन जूतों को बनाने का क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन कंपनी टेक इनोवेशन को। इस कंपनी ने ब्लाइंड्स के लिए स्पेशल जूते बनाए हैं जिसमें लगे सेंसर अंधे को आसपास के ठोकर और सड़क के हाल को बताता रह जाएगा। यानी कि इन सेंसर की वजह से देख ना पाने के बावजूद भी लोग समझ जाएंगे कि उनके आगे क्या है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी टेक इनोवेशन ने ब्लाइंड्स के लिए इन खास जूतों को बनाया है। कंपनी को इन जूतों को डिजाइन करने में ग्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने मदद की है। इन जूतों में वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं जो ये अपने रास्ते में आने वाले ठोकरों को दूर से ही पहचान लेते हैं और वाइब्रेट करके शोर मचाने लगते हैं। इससे इन जूतों को पहनने वाले अंधों को चलते हुए पता चल जाएगा कि उनके सामने में क्या चीज आने वाली है। ऐसे में ठोकर का पता चल जाने पर देख ना पाने वाले लोगों को चलते हुए चोट नहीं लगेगी। इन जूतों को मार्केट में उतार दिया गया है। अभी इन जूतों की कीमत करीब 2,76,000 रुपए है। इसमें आपको सेंसर लगे शूज के साथ एक चार्जर भी मिलेगा। शूज को बनाने वाले टेक इनोवेशन फाउंडर मार्क रेफर के मुताबिक ये शूज ना सिर्फ ठोकर के बारे में बताता है बल्कि इन्फॉर्म करता है कि सामने किस प्रकार के ठोकर है, यानी कि आगे एक दीवार है, कार है या फिर सीढ़ी। यह कंपनी इसमें कैमरा लगाकर इसे एडवांस बनाने की तैयारी में है। अगर इसमें कैमरा लग गया तो फिर यह ब्लाइंड्स के लिए काफी मददगार होगा, यानी कि अंधों के लिए काफी मददगार होगा। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। जहां आसमान में बादलों की आवाजाही और प्रदेश के मध्य भाग के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। बिहार के मध्य भाग में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। जहां शुक्रवार को भी कहीं कहीं बारिश हुई है। जहां मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं हवा में 66% नमी रिकॉर्ड की गई। जहां विभाग ने यह भी कहा है कि किन किन प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भाग में 10 मई तक आंधी एवं बारिश होने के आसार है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। यह ट्रफ लाइन को बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी प्राप्त हो रही है। इससे वातावरण में नमी बनी हुई है। यह खासकर उत्तरी एवं पूर्वी बिहार में ट्रफ लाइन के कारण मौसम सामान्य है, लेकिन मध्य बिहार में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। गुरुवार की सुबह से ही बिहार के मौसम में बदलाव होने लगा था, जिससे दक्षिण बिहार में आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भागलपुर, कटिहार, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया में अगले 2-3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। दरभंगा और मधुबनी में बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यह मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश में आज से गर्मी बढ़ सकती है। यह वहीं उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश के आसार हैं। दोस्तों, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जमानत दी थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर आ गए। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद अब लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार यानी कि 9 मई को वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव लगभग 3.5 साल बाद पहली बार किसी राजनीतिक बैठक में शामिल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वे आरजेडी के विधायकों और विधानसभा उम्मीदवारों को संबोधित करने वाले हैं। लालू की इस वर्चुअल मीटिंग पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चिंता जताई है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को पहले अपने स्वास्थ्य और कोरोना लहर से परेशान बिहार की जनता की चिंता करनी चाहिए। सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने पर छोड़ने के लिए आदि सजा काटने से लेकर गंभीर बीमारी से पीड़ित होने तक कई दलीलें दी गई थी। जमानत मिलते ही लालू प्रसाद यादव अपना राजनीतिक कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं। अब पार्टी उनकी बीमारी को भुला चुकी है। लालू प्रसाद को पहले अपने स्वास्थ्य और कोरोना लहर से परेशान जनता की चिंता करनी चाहिए, ना कि राजनीतिक कार्यक्रम की।
दोस्तों, देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई की कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट करके इस ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही मध्य रेलवे ने 26 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों और शहरों में लगे प्रतिबंधों के चलते लिया है। इस महामारी की वजह से रेलवे ने लंबे रूट्स की ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया। पश्चिम रेलवे ने भी 8 जोड़ी ट्रेनों को अगली सूची तक रद्द कर दिया है। रद्द की गई 8 जोड़ी ट्रेन राजस्थान, गुजरात और नई दिल्ली के बीच चलती है। दोस्तों, पटना के बिहटा में स्थित सेना के ईएसआई हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से सेना ने संभाल ली है, जिसके बाद अब इस अस्पताल में 500 बेड की कोविड बेस्ड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें 100 बेड आईसीयू के लिए होंगी। गुरुवार देर शाम पूर्वोत्तर स्थित आर्मी बेस से सेना की 2 फील्ड हॉस्पिटल की टीम वायुसेना के विशेष विमान से पटना पहुंची। इस टीम में स्पेशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की 80 सदस्य शामिल है। साथ ही एम्बुलेंस सहित अन्य चिकित्सा उपकरण भी लाए गए हैं। दोस्तों, सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके समर्थकों के निशाने पर आए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बचाव में अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मैदान में उतर गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज लंबा फेसबुक पोस्ट लिखकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन से मेरे खानदानी ताल्लुक थे और मैं खुद गवाह हूं कि पार्टी नेतृत्व ने शहाबुद्दीन के इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या सब किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि आरजेडी शहाबुद्दीन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बात की थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शहाबुद्दीन के अच्छे इलाज के लिए एम्स भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शहाबुद्दीन की मौत की न्याय की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन मर गए या फिर मारे गए, यह बहस तब तक चलती रहेगी जब तक उनकी मौत की न्याय की जांच नहीं हो जाती है। हालांकि न्याय की जांच भी किस हद तक सच्चाई तक पहुंच पाएगा, यह अभी भी कहना मुश्किल है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार हिंसा अभी तक जारी है। कुछ बिहार जिले के दिनहाटा के टीएमसी के पूर्व एमएलए उदय गुहा पर हमला किया गया। हमले में उनका हाथ टूट गया, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी की सिर फट गया है। हमले के खिलाफ टीएमसी ने शुक्रवार को 12 घंटे दिनहाटा बंद करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि उदयन गुहा का हाथ तोड़ दिया गया है। कुछ बिहार में ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। जहां जहां से बीजेपी जीती है वहां गुंडागर्दी ज्यादा ही हो रही है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रहने वाले हल्के संक्रमण या फिर बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि होम आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहने और फिर लगातार 3 दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, और उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति को हल्का या फिर बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, पटना एम्स और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS में कई ऐसे मरीज आए हैं जो टाइफाइड के टेस्ट में पॉजिटिव थे। हालांकि दोबारा जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दरअसल वे कोरोना संक्रमण के कारण टाइफाइड जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे में टाइफाइड का इलाज कराने लगते हैं। इस कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना मरीजों में टेस्ट किट की क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण टाइफाइड और डेंगू के क्रॉस पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण मरीजों का सही उपचार नहीं हो पाता है। अचानक 5-6 दिन बाद मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने के बाद उनकी कोरोना जांच कराई जाती है तो वे कोरोना के गंभीर मरीज पाए जाते हैं। ऐसे में जान जाने का खतरा अधिक हो जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद कुछ प्रत्याशियों के चेहरे पर जीत की खुशी है तो कुछ नेताओं को मायूसी हाथ लगी है। अब चुनाव में हार का मुंह देखने वाले उम्मीदवार लोगों पर अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बाराबांकी में, जहां प्रधान पद का चुनाव हारते ही नाराज पूर्व प्रधान ने जेसीबी से गांव की सड़क को ही खुदवा डाला। और इस दौरान ग्रामीण बस चुपचाप ताकते रहे, देखते रहे। मामला बाराबांकी के सुबिहा थाना क्षेत्र के अहिरन सड़ैया गांव की है। पंचायत चुनाव में हार का सामना करने वाले पूर्व प्रधान ने अपना गुस्सा सड़क खुदवा कर निकाला है। ये सड़क पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण वासियों के लिए बनवाया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने पर उसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने समर्थकों के साथ मिलकर जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। पूर्व प्रधान दीपक कुमार तिवारी पंचायत चुनाव के परिणाम में तीसरे नंबर पर आए तो नाराज दीपक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर बुधवार की शाम जेसीबी लगाकर मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क को ही खुदवा डाला। तकरीबन 200 मीटर सड़क का
नामो निशान मिटा दिया। सड़क खोदे जाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और फिर जिले के अफसरों से इसकी शिकायत कर डाली। दोस्तों, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। जी कंपनी ने दावा किया है कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज में ही कोरोना का काम तमाम कर देगा। जी रूस ने कहा है कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है। जी स्पुतनिक वी के इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। राज्य में फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा सरकारी सेवाओं में लगे कर्मी भी अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। यह सूबे में कोरोना से अब तक 1.5 दर्जन से अधिक इंजीनियरों की जान चली गई है, जबकि 500 से अधिक अभियंता अभी भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यह जानकारी मिली है कि पथ निर्माण विभाग में 3, ग्रामीण कार्य विभाग में 1, भवन निर्माण विभाग में 2, जल संसाधन विभाग में 4, लघु संसाधन विभाग में 1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1 और 10 अन्य कनीय अभियंताओं में मौत हुई है, जबकि इनके अलावा 500 से अधिक इंजीनियर संक्रमित बताए जा रहे हैं। नीतीश सरकार के फैसले पर बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट पर बिहार सरकार के मंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली की तारीफ कई बड़े लोग भी कर चुके हैं। जी इसके तहत राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार अधिक से अधिक पौधे लगाने और फिर जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दे रही है। अब बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए नीम, बरगद, तुलसी, पीपल तथा बांस के अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया है। इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा है। मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाले पौधों को लगाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा इसे काटने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्य में हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है, यानी कि रेट तय कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि जिले को 3 श्रेणी यानी कि ए, बी, सी में बांटा गया है। ए में राजधानी पटना, जबकि बी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया है। सी में शेष अन्य जिले हैं। इसके अलावा अस्पताल को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जिन निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज की अनुमति सरकार ने दी है, उसी पर यह शुल्क लागू किया गया है। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के कस्टमर है, ग्राहक हैं, तो फिर आपके लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। यह एसबीआई ने अपने सर्विस से संबंधित कुछ सूचना के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। एसबीआई ने ट्वीट करके कहा है कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते बैंक की कुछ सर्विस बंद रहेगी। एसबीआई का कहना है कि ग्राहकों को बिना रुकावट बैंकिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज बेहतर बनाने को मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है। यह बैंक ने कहा है कि इस दौरान एसबीआई कस्टमर्स आईएनबी, योनो लाइट, यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिन्हें एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक आज अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगा ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। इस दौरान ग्राहकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद रहेगा। दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण की है। डीएमके पार्टी के प्रमुख एमके स्टालिन को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलाई। चेन्नई के राजभवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुरुवार को स्टालिन ने नए मंत्रिमंडल के लिए 34 नामों की घोषणा कर दी है। शपथ ग्रहण के बाद चेन्नई स्थित राजभवन के बाहर पार्टी समर्थकों ने खुशी मनाई है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने इजराइल की एक टीम को भारत बुलाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति मांगी है। दरअसल इजराइल की यह टीम भारत आकर रैपिड कोविड आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन को स्थापित करेगी। इससे देश में कोरोना टेस्टिंग आसानी और फिर तेजी हो सकेगी। यह कंपनी इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण भी देगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $1.5 करोड़ में इजराइल की एक स्टार्टअप कंपनी ब्रेथ ऑफ हेल्थ से ये सॉल्यूशन खरीदा है।
दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। यह सूत्रों के अनुसार राज्यसभा की खाली सीटों के लिए प्रशांत किशोर और यशवंत सिन्हा के बारे में तृणमूल कांग्रेस में चर्चा चल रही है। दिनेश त्रिवेदी के विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सीट खाली हो गई है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य मानस भुइयां के विधानसभा में चुने जाने के बाद उनकी सीट भी खाली हो गई है। इस स्थिति में तृणमूल कांग्रेस को राज्यसभा में अपनी सीटों पर किसी को भेजना होगा। जय सूत्रों के मुताबिक खाली सीटों की भरपाई के लिए प्रशांत किशोर और यशवंत सिन्हा का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। माना जाता है कि प्रशांत किशोर की विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका रही है। दोस्तों बिहार में नए बनाए गए 117 नगर निकायों में एक समान कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। इससे अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर कार्यपालक पदाधिकारी का चैम्बर होगा। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र के काउंटर से लेकर निकाय कार्यालय के अन्य आवश्यक जगह उपलब्ध होंगे। इसके लिए नगर विकास और आवास विभाग ने भवन निर्माण विभाग के माध्यम से भवन निर्माण निगम से एक समान डिजाइन वाले कार्यालय भवन के DPR तैयार करने को कहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।